हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो आज यूके पीएससी के द्वारा लेक्चरर की स्क्रीनिंग परीक्षा करवाई गई थी, जिसमें आपका उत्तराखंड पूछा गया था, हिंदी पूछी गई थी, जीके पूछा गया था, उसी के साथ में रीजनिंग पूछी गई थी और कुछ जो आपका स्टैटिक शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन था वह पूछा गया था। और प्रीलिम्स या जो हम कहें स्क्रीनिंग परीक्षा का एग्जाम उसमें आपका हो चुका है, जिसका हम दोस्तों इस वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, फिर हम हिंदी के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर आगे के सॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये एग्जाम पेपर दोस्तों 21 मार्च 2021 को संपन्न कराया गया है। और पेपर का लेवल अगर हम बात करें दोस्तों तो मॉडरेट पेपर का लेवल था, मॉडरेट टू इजी आप कहेंगे इसे, क्योंकि ये एक नॉर्मली स्क्रीनिंग परीक्षा थी। जीके वाला पोर्शन भी आपका सरल ही आया था, रीजनिंग वाला भी सरल आया था, और उत्तराखंड और हिंदी तो दोस्तों बहुत बेसिक लेवल की आई हुई है। एक से दो क्वेश्चन अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑली अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपने तैयारी करी होगी तब भी आप लोग इस पेपर में अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो उत्तराखंड का प्रश्न पूछा गया था वह था उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना दोस्तों हमारी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। धारचूला में पूर्वी धौलीगंगा नदी पर यह धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। दूसरा हमारा प्रश्न था उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन थी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी दोस्तों कौन? हंसा मंदराल जी। कब मिला था इन्हें? सन 2001 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों देखिए परीक्षा वाणी से भी पूछे गए हैं। आप हमारी उत्तराखंड की मैराथन वाली क्लास अगर आपने देखी हुई है ना, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, डायरेक्टली परीक्षा वाणी से पूछा गया था पेपर। अगला है किस गढ़वाल नरेश ने गुरुराम राय जी को आश्रय प्रदान किया है। तो फतेहपति शाह ने उनको आश्रय प्रदान किया है, 3 गांव दान में भी दिए थे। ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से मैराथन वाली क्लास में बता चुका हूं। साथ ही पोस्टमार्टम वाली क्लास से दोस्तों आपको ये जो 30 प्रश्न पूछे गए ना, इसमें से 26 से 27 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली जो पोस्टमार्टम की हमारी सीरीज चल रही है उसमें मिल जाएंगे। बाकी जो मैराथन क्लास मैंने बनाई हुई है एक 4 घंटे की, उसमें आपको इस सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाने वाले हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए। अगला देखिए चंद्रवंश के शासनकाल में सिरथी क्या है। तो सिरथी क्या है? एक भूमि कर था और एक नगद कर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी बार इसके बारे में बताया गया है। अगला देखिए दोस्तों कि श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है कि 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को ही उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो राइफलमैन गबर सिंह नेगी जी को विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था 1915 में। ठीक है, मरणोपरांत प्रदान किया गया था। तो कौन से युद्ध में यह शहीद हुए थे यह पूछा गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों न्यू वे चैपल का युद्ध, वैसे इसे न्यू सैपल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1915 में हुआ था। ये एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि थोड़ा सा डीप जाके यूके पीएससी ने यह प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न 82वां काफी सरल है कि मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया था। तो श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, सभी के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? वो करती प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा। अगला हमारा 83वां प्रश्न है अनासक्ति आश्रम। काफी बार पूछा गया है कि किस अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है किससे? महात्मा गांधी जी से ये संबंधित है अनासक्ति आश्रम। अगला दोस्तों क्या मरोज क्या है? एक मरोज दोस्तों क्या है? एक जनजाति त्योहार है, आप सभी लोगों को पता होगा। मरोज क्या हमारा मेनली एक जनजाति त्योहार है और जौनसारी जनजाति के त्योहार के रूप में इसे जाना जाता है। अगला है उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है। तो भूमि अभिलेखों से या लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है क्या दोस्तों? देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर। जब भी आप कभी तहसील वहसील में अपना काम कराने के लिए जाते होंगे तो वहां पर भी आपको इससे संबंधित चीजें पता लगती होंगी। अगला देखिए कुमाऊं परिषद। जब मैं आपको बता रहा था, मैंने आपसे कहा था कि कुमाऊं परिषद तो एग्जाम में आने के लिए ही बना है, और लगातार दोस्तों पिछले 7 से 8 एग्जाम उत्तराखंड में हुए हैं और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं इसमें कुमाऊं परिषद से प्रश्न नहीं पूछा गया है। भले ही अभी आप बात कर ले जो आपका एग्जाम पेपर हुआ वैयक्तिक सहायक के, तीनों शिफ्टों में कुमाऊं परिषद थे, 1 या 2 प्रश्न थे। उससे पहले भी दो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में, उससे पहले हर एग्जाम में कुमाऊं परिषद आता ही आता है। कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन तो आपको रट्टा मार लेने हैं। तो पहले अधिवेशन के बारे में पूछा गया जो अल्मोड़ा अधिवेशन था 1917 में हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों? जयदत्त जोशी जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो रम्माण उत्सव का आयोजन किस जनपद में? चमोली जनपद में किया जाता है और विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। कब? 2009 में। अगला प्रश्न है खुमरी नामक पंचायत, ये खुमरी या खुमड़ी पंचायत भी इसे बोलते हैं, किस जनजाति से संबंधित है? तो जौनसारी जनजाति में पंचायत को खुमड़ी कहकर संबोधित किया जाता है। खुमड़ी नामक जनजाति जौनसारी जनजाति से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है
कि 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो तरुण कुमाऊं नामक समाचार पत्र का प्रकाशन लैंसडाउन से किया गया था बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी के द्वारा 1922 में। अगला प्रश्न है 90वां कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हो सकता है कि अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ा सा जल्दीबाजी में बना रहा हूं और जितना मुझे पता है इसके आंसर उस हिसाब से मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूं। ऑफिशियली आंसर की जब आएगी तब आप उससे भी इसे मैच कर सकते हैं, लेकिन ये उत्तराखंड के क्वेश्चन या हिंदी के क्वेश्चन तो नॉर्मली आपके सभी सही हो जाएंगे। अगला है कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये प्रभावतार किसी किसी किताब में दिया गया है और किसी किसी किताब में इसे दिया गया प्रभतवर या प्रभातवार या प्रभतावार, इस टाइप से अलग अलग किताबों में इसका नाम हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस सभी का अर्थ क्या है कि कत्यूरी काल में जो भूमि की नाप करने वाला अधिकारी होता था ना, उसे प्रभावतार या प्रताप या प्रभाव या प्रभावतार कह के संबोधित किया जाता था। तो भूमि की नाप करने वाला अधिकारी था कौन? प्रभावतार। अगला प्रश्न है 92वां कि किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? अब देखिए दोस्तों ये करंट अफेयर का पोर्शन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, 2019 में उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था। आई थिंक नवंबर 2019 की वो बात थी। अगला प्रश्न है कि महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? ये भी देखिए दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और महिम वर्मा क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव नियुक्त किए गए थे, इसीलिए महिम वर्मा जो कि क्या है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के वर्तमान सचिव हैं। इनका संबंध किस खेल से? क्रिकेट से इनका संबंध है। अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर का। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो बहुत बार बताया गया है 2016 में, और डेट पूछा जाएगा तो 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड राज्य ने अपना पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज अधिनियम लागू किया था। अगला प्रश्न, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? तो आई थिंक 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था। और नायक समिति की उत्पत्ति किसके समय से हुई थी? भारती चंद के समय से हुई थी। मैं आपको बता रखा है नायक समिति का जो भी इतिहास था नायक समाज का, ठीक है। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि नायक समाज सुधार में किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? 1929 में। अगला प्रश्न है यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया था? सभी को पता होगा 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। अगला है दोस्तों कि कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध दोस्तों है बिजली से, विद्युत से इसका संबंध माना जाता है। और अगर हम बात करें कुटीर ज्योति योजना की तो इसकी शुरुआत नवंबर 2014 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। उत्तराखंड में भी इस योजना को लागू किया गया था। इसके तहत हर घर हर बिजली इस टाइप से कोई कार्यक्रम भी चलाए गए थे। अगला प्रश्न 98वां, ये भी दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था? तो स्मिता देवरानी दोस्तों प्रथम महिला मेजर जनरल नियुक्त हुई मई 2020 में, ठीक है। मई 2020 में ये भारत की प्रथम महिला मेजर जनरल नियुक्त हुई थी। इनका संबंध कहां से है? उत्तराखंड से है, इसीलिए प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। देखिए दोस्तों करंट अफेयर से अभी तक 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न बेसिक सा प्रश्न है कि निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की गई थी? तो एच.डी. देवेगौड़ा 1996 में इन्होंने ये घोषणा करी थी। अगला प्रश्न उत्तराखंड के डोलापाल के आंदोलन से संबंधित कौन है? तो जयानंद भारती जी। परसों ही पोस्टमार्टम क्लास में मैंने आपको डोलापाल के आंदोलन के बारे में बताया था। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा अच्छा है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील में 2001 से 2011 के दौरान 10 की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा तहसील के संदर्भ में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप होल्ड मार सकते हैं। वैसे सबसे सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक वाला जिला था क्या? पौड़ी गढ़वाल, लेकिन इसे आप थोड़ा सा होल्ड मार सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 102वां कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल। तो इसमें से दोस्तों जो कथन आपका असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नामिक ग्लेशियर बागेश्वर में ना होकर पिथौरागढ़ में है, जबकि कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में ही है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में ही है और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। अगला हमारा 103वां प्रश्न है कि कुलिंद मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? थत्यूल टिहरी गढ़वाल, देवडूंगा उत्तरकाशी या कत्यूर घाटी कुमाऊं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए इन सभी स्थलों से, ठीक है। कत्यूर मुद्राएं और कुलिंद मुद्राएं, और कुलिंदों की ही फिर बाद में इसकी शाखाएं आती हैं जो अलग अलग स्थानों पर शासन करती है। और सर्वाधिक जो इसकी प्रसिद्ध मुद्रा थी वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा आप लोगों ने पढ़ी होगी, अमोद्यभूति प्रकार की मुद्राएं, 3 प्रकार की मुद्राएं यहाँ से प्रसिद्ध थी। तो इसका आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आयोग अगर अधिक एक्यूरेसी की दृष्टि से देखेगा तो ऑप्शन नंबर सी को भी सही कर सकता है, लेकिन एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैती आंदोलन के जनक थे? तो मैती आंदोलन काफी बार एग्जाम में पूछा गया।
1995 और 1996 दोनों आपको इसमें याद रखना है। और इसके जनक थे कौन? कल्याण सिंह रावत जी। दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूके ट्रिपल ने भी काफी बार रिपीट किया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी? तो बेगार प्रथा के बारे में आप लोगों को पता होगा, कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दायश योजना, ये सभी बेगारों के प्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुली बेगार प्रथा का अंत या शुरुआत कहां से हुई थी? 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर उत्तरायणी कौतिक मेले से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो उत्तराखंड के दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे। 30 में से आई थिंक 1 से 2 क्वेश्चन ही कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट थे, वरना काफी जो पेपर था बहुत हल्के लेवल का था। पूरे क्वेश्चन परीक्षा वाणी में पूछे गए हैं। थोड़ा सा करंट अफेयर्स का पोर्शन यहाँ पे था, ठीक है। बाकी हम आप थोड़ा सा हिंदी के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी के भी आपके इस एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ठीक है, शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और शुश्रूषा। अब आपको देखिए इसमें से थोड़ा सा ध्यान से देखना है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए आधा सु आएगा, श्रु, फिर पूरा आता है, फिर सा, ठीक है, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा इसके हिसाब से। देखिए अगला आपका 132वां है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आप देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना मेरे को थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है, क्योंकि वत्सरी को आप अधिकतर जगह देखेंगे ना तो सह पूरा आता है और यह के ऊपर फिर रह की मात्रा आती है। लेकिन अगर इन 4 ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा कि वह आएगा, फिर आधा तय आएगा, फिर आधा से आएगा और फिर यह आएगा, ठीक है। क्योंकि वत्सरी होता नहीं है, वत्सरी होता है, 100 के ऊपर रह की मात्रा ना आके यौ के ऊपर रह की मात्रा आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो रहा है। अगला है 133वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो एक बकरी 2 भेड़ तथा कई गाय चर रही थी। एक बकरी 2 भेड़ें तथा कई गाय चर रही थी। एक थी, ठीक है, ये थी वाले तो दोनों होंगे नहीं। एक बकरी 2 भेड़ तथा कई गाय चर रही थी, कई 2 भेड़ें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए कि एक बकरी 2 भेड़ तथा कई गायें चर रही थी, ठीक है। अब कई गाय यहाँ पे आ रहा है तो गाय के साथ में कई आ जा रहा है और भेड़ों के साथ में 2 या 2 भेड़ें भी आप कह सकते हैं। तो वैसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा आप इसको ऑप्शन में डाल सकते हैं, विवादित प्रश्न, ठीक है। अगला हमारा 134वां क्वेश्चन है कि कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग है साहस दिखाना, यानी कि अगर कभी विपत्ति पड़ जाती है तो कलेजे पे पत्थर रखना यानी कि साहस दिखाना और उस विपत्ति से लड़ना। अगला है जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो जानकार, तो इसमें कार प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जानकार में कार प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जनक और आर, जनक एक वर्ड है, आर प्रत्यय होगा नहीं, कार प्रत्यय होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो प्रत्यय के अलग अलग प्रकार आते हैं ना उसके टाइप में आता है, ठीक है। अगला 136वां प्रश्न है कि सज्जन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सत धन जन, यहाँ पे हमारी व्यंजन संधि होगी सज्जन। अगला 137वां प्रश्न है निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास की योजना है? ठीक है, तो बहुव्रीहि समास इसमें से होगा दोस्तों पीतांबर। पीला है, पीले है अंबर जिसका, यानी कि आप कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए पीतांबर का प्रयोग किया जाता है। पीला है वस्त्र जिसका, यानी कि जो पीले वस्त्र पहनता है कौन? भगवान कृष्ण, तो बहुव्रीहि समास यहाँ पे होगा। अगला है महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, यानी कि है जो से इसका विच्छेद हो रहा है, तो है जो यानी कि कर्मधारय समास यहाँ पे होगा। अगला 139वां प्रश्न, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रतिधन एक, मैंने आपको बताया था यह वह रहले के पहले अगर कहीं पर भी आधा वर्ण आता है तो वहां पे हमारी यण संधि होती है, तो आप तुक्का भी ऐसे ही मार सकते हैं, यण सर संधि। अगला प्रश्न है कि अंधा क्या चाहे 2 आंखें, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है कि बिना मेहनत के आप सोचते हैं कि आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाए, इसका अर्थ होता है कि अंधा क्या चाहे 2 आंखें। तो अगर आप इसमें से ऑप्शन देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बिना पैसे के वस्तु को प्राप्त करना, यानी कि बिना मेहनत के आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी चीज मिल जाए, वही होता है अंधा क्या चाहे 2 आंखें, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, आदमी वह चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, मेहनत करके किसी वस्तु को प्राप्त करना, किसी भी वस्तु को प्राप्त करना। तो ये 1, 2 और चौथा तो लग नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी इसके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं, जिस वाक्य के साथ आप इसे प्रयोग कर रहे हैं उस वाक्य के साथ में इसका अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन फिर भी आप एक्यूरेटली इसे मान सकते हैं। अगला है अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा होगा? अगोचर यानी कि जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, जो कि इंद्रियों से हम ना देख सके, जिसको इंद्रियों से हम महसूस ना कर सके, वो होता है हमारा अगोचर। अगला है मत्स्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो मत्स्य आपको बताइए, मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन, बहुत सरल क्वेश्चन था। फूल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? फूल को बोलते थे पुष्प, सभी लोगों को पता होगा। अगला है धनु शब्द किस का पर्यायवाची है? ठीक है, तो धनु का पर्यायवाची होगा कौदंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक वाक्य अगर हम बात करें तो निर्मम कहा जाता है, यानी कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए कहा जाता है निर्मम, ठीक है। अगला है यथेष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? यथेष्ट यानी कि भरपूर, यानी कि भरा हुआ आप कह सकते हैं, और इसका विलोम होता है कम, ठीक है, यथेष्ट का विलोम होता है कम। अगला है संयोग
शब्द में किस उपसर्ग का योग है? तो संयोग, सम, धन योग आप लोगों ने संधि विच्छेद में भी काफी बार पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सम, धन योग, संयोग। अगला 148वां प्रश्न है, किस शब्द में अनुपसर्ग का योग नहीं है? तो अनु देखिए, अनुकंपा में अनुपसर्ग है, अनुच्छेद में अनुपसर्ग है, अनुज्ञा में अनुपसर्ग है। तो अनभिज्ञ में क्या है? अनुपसर्ग नहीं है। क्यों? अनभिज्ञ में अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला है, गमन में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो गमन, गम धन अन, गमन, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अन प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला 150वां आपका प्रश्न है, नस्वर शब्द का विलोम क्या होगा? नस्वर का विलोम होता है शाश्वत। ठीक है, क्या होता है? शाश्वत। तो ये थे आपके उत्तराखंड के 30 और हिंदी के 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। बाकी जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, या आप कहेंगे जो आपके जीके वाले पोर्शन के आंसर है, वो आपको कुछ देर बाद सॉल्व आउट करा के बता दिए जाएंगे। फिलहाल आप इन 50 क्वेश्चनों को मैच कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हो सकता है कि ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गई है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट ये पेपर सॉल्व आउट किया है। तो आप देख लीजिएगा आंसर, किया आप इसे मैच कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।